पॉल्यूशन की वजह से पड़ रहा है उसको रोका जा सके जल्दी से जल्दी। और हमारा जो एनकैप का टारगेट है 40% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन का, उसको भी कैसे 2026 तक हम लोग उस संदर्भ में पहुँचे, और ख़ासकर राज्य झारखंड में हम पॉल्यूशन से किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। ये एक ऐसा दुश्मन है जो थोड़ा तो दिखता है, पूरी तरह से दिखता नहीं है, इंडोलेंट है, लोगों को पता ही नहीं होता। और आपको आज की डेट में मैं बताऊं, अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि पूरे विश्व में 2.2 इयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि हमारा जो जीवन, जिंदा रहने की जो अवधि होती है, उनमें से 2.2 साल वो पॉल्यूशन लेके जा रहा है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित प्रांत जैसे दिल्ली, वहाँ 10 साल घट रहा है लोगों का, और अन्य राज्यों में जैसे हमारा राज्य है 5 साल घट रहा है। तो ये इतना ज़्यादा इस पे हमारे हेल्थ के ऊपर इसका दुष्परिणाम पड़ रहा है। मेजर इम्पैक्ट क्या है डॉक्टर आपको लगता है एयर पोल्यूशन का? मेजर इम्पैक्ट आप शुरू से ही देख लें, बच्चा जब गर्भ में रहता है तभी प्री मैच्योर डेथ, स्टिल बर्थ प्रदूषण की वजह से होता है। होता भी है तो लो बर्थ बेबी, जिनका कि आप इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बढ़ जाता है। फिर जैसे-जैसे वो बड़ा होता है तो लंग का विकास, उसमें भी कमी आती है। लंग मैच्योरेशन में प्रॉब्लम होता है, अस्थमा हो सकता है पेशेंट्स को प्रदूषण की वजह से। थोड़ा और होगा तो आप अगर देखेंगे तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल, शुरुआत में ही आप देखेंगे हेयर फॉल प्रदूषण की वजह से। पोषण ठीक से नहीं मिलता है। आगे जाएँगे तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ रिस्क और लंग कैंसर, आपको तो पता ही है सभी को। उसके अलावा ल्यूकेमिया जैसी बीमारियाँ, और रिसेंटली और सारे स्टडीज़ हुए हैं जिसमें कि ये भी बताया गया है कि अगर हेल्थ हेल्थ हज़ार्ड इन जितने पॉल्यूशन को नहीं रोका जाए तो हमारा जो हर ऑर्गन इससे इफ़ेक्टेड हो जाता है। बोन मैरो में भी इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से और भी विभिन्न प्रकार के कैंसर्स होते हैं। और आपको एक बात बताऊँ कि अभी विश्व में लीडिंग कॉज ऑफ जो डेथ है वो सीओपीडी हो गया है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मुख्यतः ये स्मोकिंग से होता है, बट नॉन स्मोकिंग सीओपीडी, जैसे कि कोई फॉसिल फ्यूल जो कि ईंधन जलाते, जैसे कोयला, लकड़ी, गोईठा, ये सब पे जो करते हैं, ये इवन एनवायरमेंटल स्मोक जो पॉल्यूशंस होता है, उससे भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, और इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड वर्ल्ड प्रिवेंशन के लिए देखिए, अब पहले तो हमें ही पहल पहल करनी चाहिए। सबसे आपको पता है कि पॉल्यूशन जो है मुख्यतः फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से होता है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हो गया, जो आप पेट्रोल जो जला रहे हैं, आप डीज़ल जला रहे हैं, प्लस आप गोईठा, कोयला, कोल, ये सब जो जला रहे हैं, इन वजह से होता है। तो हम जितना हो सके इसको अवॉइड करें। और दूसरी बात है कि जैसे अब दिवाली आती है तो हम क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, उसको भी थोड़ा हम उस पे लगाम लगा सकते हैं। जो भी बाहर आप पत्ता, कूड़ा ये सब इकट्ठा करते हैं उसको आप दफना दीजिए, इंस्टेड कि आप उसको जलाइए। जलाने से वो प्रदूषण कॉज करता है। प्लस हमें हमें भी, और ये तो हमारे लेवल की बात हुई, गवर्नमेंट लेवल की बात ये होती है कि हमें ना ई ई कॉमर्स सॉरी ई व्हीकल का फैसिलिटी सबको देना चाहिए। साइकिल ट्रैक होनी चाहिए, होती ही नहीं है, तो लोग चलेंगे ही नहीं, साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जितने भी पावर हैं और जो भी नॉर्मल यूज़ करने वाले चीज़ है, वहाँ पे हम ना सोलार पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि हम इंडक्शन कुकिंग करते हैं, तो इंडक्शन कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा? फिर वो कोयला या कहीं बर्नर जलेगा, वहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा। तो इनडायरेक्टली वो भी तो ऐड ही कर रहा है। तो जितना हो सके ग्रीन फ्यूल की तरफ जाना है। प्लस जो इंडस्ट्रियल फ्यूल है, इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र, और जो वो प्रदूषण वातावरण में फैल रहा है, उसके प्रति तो हम आप नहीं लगाम लगा सकते, वो तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन होना चाहिए। प्लस एक-एक व्हीकल, मोस्टली आप देखते हैं कि कार में जो है प्रदूषण सर्टिफ़िकेट रिक्वायर्ड है, लेकिन बाइक वालों का नहीं होता है चेक। आप देखेंगे, अगर टोटल डेटा कलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम जो प्रदूषण, जो वेहिकुलर प्रदूषण है, वो बाइक से होती है। और बहुत सारे जो टाटा 407 है, उनके पास कुछ भी लाइसेंस नहीं होता है। तो उनको रेगुलेट करना है और ऐसा कदम उठाना है कि उनका रोजगार भी नहीं जाए, उनको ई व्हीकल दिया जाए ताकि वो उस चीज़ का। और दूसरा बात हम कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, बाहर जाएँ अपने स्तर पे तो मास्क का इस्तेमाल करें, और अगर आपको अस्थमा है तो अपने डॉक्टर से मिलें, उस कैसे परहेज़ करना है वो सब। अवेयरनेस और रीइंफोर्समेंट हर साल इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों के मन में ये छाप
छोड़ी जा सके कि जो इससे हेल्थ इम्पैक्ट्स हो रहे हैं वो कितने गंभीर हो सकते हैं। हर बीमारी को जिसको भी आप ले लीजिए, सब बीमारी पे इसका असर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और जो हमारी नई युवा पीढ़ी है और जो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, यहीं से ये असर शुरू होता आ रहा है और अंत में आप ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन जैसे लंग कैंसर देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं जहाँ पे बड़े-बड़े सिटीज़ में एयर मॉनिटरिंग कंट्रोल किया जा सके, एयर मॉनिटरिंग लगाया गया है, जहाँ पे वो पीएम 2.5, पीएम 10 और जो मेजर एयर पॉल्यूटिंग गैसेस हैं, उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं और सिटीज़ को ये चैलेंज देते हैं कि वो इस लेवल को, इस टारगेट को अचीव करें, ताकि वो एक इंसेंटिव की तरह काम आए टू गवर्नमेंट एज़ अ होल कि कौन-सा सिटी एक साथ शुरू करने पे टुगेदर वो जल्दी काम टारगेट अचीव कर पाती है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड ओवर में जब ये टारगेट सेट किया गया, तो चिली इज़ द ओनली कंट्री जो सारे कंट्रोल मेजर्स को इक्वली पूरा करते हुए इस टारगेट को अभी तक अचीव कर पाया है। तो एक सेट करना ज़रूरी है, एक एक टारगेट सेट करना ज़रूरी है गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट्स के लिए। अ, भारत में भी ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हुआ है। ऐसे कुछ राज्यों के बारे में बता सकते हैं? देखिए, जो जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं, लाइक केरला, जहाँ पे लिटरेसी लेवल्स भी ज़्यादा है, जहाँ पे अब ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स है, जहाँ पे चलाने पे लोगों को समझ में आता है, हर साल कुछ नए लोग जुड़ते हैं। तो ये जो सदर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे अगर एमिशंस होते भी हैं, तो वो बारिश की वजह से धुल जाते हैं और डाइल्यूट हो जाते हैं। तो सिर्फ़ ऐसे ही स्टेट्स में मेजरली एयर पॉल्यूशन कम हो पाया है, बट और भी बहुत एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, जहाँ पे हम सबको मिल के काम करना होगा, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के पर्सनली हर लेवल पे। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ ऐसी बीमारी है जो 40 के ऊपर मरीज़ों में पहली बार सिम्पटम्स पकड़े जाते हैं, डायग्नोसिस भी उसका 40 के ऊपर ही होता है। और इन पेशेंट्स में होता क्या है, जब वो कम उम्र से स्मोकिंग करना शुरू करते हैं, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जहाँ पे एनवायरनमेंटल स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स के एक्सपोज़र में कंटीन्यूअसली आते हैं, तो क्या होता है कि लंग का इन्फ्लेमेशन और डैमेज उस कम उम्र से ही शुरू हो जाता है। और जब तक वो हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं, वो एक ऐसे स्टेज में प्रेज़ेंट करते हैं जहाँ पे उनका लंग फंक्शन गिरने लगता है। लंग फंक्शन गिरता है तो सीओपीडी का डायग्नोसिस लंग फंक्शन के गिरने पे ही किया जाता है। मतलब सामान्य शब्दों में ये समझा रही हूँ मैं कि सीओपीडी का डायग्नोसिस तभी बनता है जब एक कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ इंटरवल चाहिए होता है लंग को डैमेज करने के लिए। तो यंग एज में जब पेशेंट स्मोकिंग करने शुरू कर देता है या एनवायरमेंटल स्मोक का उसका एक्सपोज़र होता है, तो हमको कई बार मरीज़ 50-60 के एज में मिलते हैं, जहाँ पे बिना स्मोकिंग के एक्सपोज़र पे भी ये एनवायरमेंटल स्मोक की वजह से पेशेंट्स का सीओपीडी की तरह प्रेज़ेंट करना शुरू हो चुका है। एक अंतिम प्रश्न था मैडम कि में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है एयर पॉल्यूशन का? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा डस्ट में रहते नहीं हैं, फिर भी उन पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। और कैसे उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए? आप एक चीज़ समझिए कि जो एयर पॉल्यूशन जो अभी हम लोग बैठे हुए हैं बात करने के लिए, ये आपके महाविनाश की एक खटक है, एक आहट है। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो बाद में होगा, अब इसके विनाश से हम लोग सब जो है सो आतंकित हैं। ये शुरू होता है जब से मैडम ने भी आपको बताया, माँ के गर्भ से ही। 1000 डेज़ ऑफ लाइफ जिस समय में बच्चा पेट में आता है और 2 साल तक का पीरियड बहुत अहम है। मैं कहूँगा 4 साल तक। तो इस पीरियड में बच्चा का फॉर्मेशन होता है, ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, अलग-अलग अंगों का फॉर्मेशन होता है। ये जितने पॉल्यूटेंट्स हैं ये आपके साँस के द्वारा फेफड़े में सबसे पहले अटैक करेगा, वहाँ से ब्लड में जाएगा, तो शरीर के बाकी सब अंगों पर उसका असर होगा। मैडम ने जैसे बताया कि जैसे प्रेग्नेंट मदर में जब ये स्टार्ट होता है तो वहाँ से लेके शुरू के 9 महीना तक ये डीएनए को अफ़ेक्ट करता है। तो डीएनए चेंज नहीं होता है, आपकी आपकी आनुवांशिकता नहीं क गड़बड़ होती है, वो स एज़ इट इज़ रहेगी, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा इसका मतलब हुआ कि वो एब्नॉर्मल वे में बिहेव करेगा वो जीन्स, वो डीएनए, उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है, दमा की बीमारी हो सकता है, फ्यूचर लाइफ में सीओपीडी हो सकता है
और अभी आपने जो बहुत ज़्यादा जो बच्चों को देखे होंगे जिसमें हम लोग एडीएचडी बोलते हैं या जिसको ऑटिज़्म के बाद आप नॉर्मल शब्दों में ऑटिज़्म बोलते हैं, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ कि 40 साल पहले हम लोग कोई साल में 2 केस देखते थे, आज हम लोग डेली 10 केस देखते हैं ऑटिज़्म के। सो ये लेवल भी कहीं न कहीं पॉल्यूशन से रिलेटेड है। उसके अलावा ये तो इम्पोर्टेंट बात हुई कि हम लोग इसके और ये माइंड को आपको इफ़ेक्ट करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस करता है, डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है, अल्ज़ाइमर प्रोड्यूस करता है, याददाश्त थोड़े एज के बाद कम होने लगती है, तो ये तो बड़ों में हो गई। बच्चों में जो आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछे, ये एयर लंग्स में गया सबसे पहले और स्किन पे आएगा, 2 ही चीज़ के कॉन्टैक्ट में आएगा पॉल्यूशन। लंग्स में गया तो लंग्स में जब हम लोग बोलते हैं हाइपर इरिटेबिलिटी या हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता है, तो वो दमा का लक्षण शुरू से स्टार्ट हो जाता है। इसको अगर शुरू में हमने कंट्रोल नहीं किया तो डैमेज होते चल जाता है, बाद में सीओपीडी डेवलप होता है। डैमेज की मतलब कि विकरालता ये है कि जब मैं आपको बताऊं कि उसकी जो बाल से भी मतलब कि 1/4 हिस्से के जितनी नलियां होती है जिसमें हवा घुसती है वो मोटी होने लगती है और उसका ल्यूमन जो है सो करीबन आने वाले सालों में आधा हो जाता है साइज। आधा ल्यूमन जब साइज होता है तो आपको सांस लेने की जो आपकी जो सांस की जो प्रक्रिया और आपकी जो मेहनत है वो 16 गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब आप सोचिए कि बच्चा अगर 16 गुना ज़्यादा अगर मान लीजिए कि उसको मेहनत करना पड़ेगा सांस लेने के लिए, तो ना तो उसका डेवलपमेंट होगा, ना उसका मानसिक विकास ठीक से होगा, ना वो पढ़ाई में ध्यान दे पाएगा। तो ये लंग्स पे हो गया। स्किन पे आया तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। एलर्जी वगैरह छोड़ अगर स्किन एलर्जी वगैरह की हम लोग बात करें, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में स्किन कैंसर्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं इसकी वजह से। लंग्स में गया तो शुरू में दमा हुआ, सीओपीडी हुआ, बाद में कैंसर डेवलप करने की संभावना है। तो ये मोटे तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ। अब एक बात जान लीजिए कि पॉल्यूशन भस्मासुर है, जो खुद अपने सृजनकर्ता को ही मारने के लिए तैयार बैठा है। इससे दूर भगाने के लिए हमको पॉल्यूशन को ही कंट्रोल करना होगा। लाइफ़स्टाइल चेंज सबसे बड़ी बात है। लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर, आई वुड लाइक टू आस्क का एक्सपीरियंस करती है उसका प्रभाव आपके भ्रूण में बच्चे पर होता है। अब माँ का अगर पॉल्यूशन के द्वारा माँ को अगर मान लीजिए कि इरिटेबिलिटी हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसको जो सो साँस में तकलीफ़ें हो रही है, तो उसका प्रभाव माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी होता है और उसके डीएनए जो सो उसका एक्सप्रेशन चेंज शुरू में बच्चे में नहीं पता चलता है, कुछ सालों के बाद उसमें कई तरह की बीमारियां डेवलप करती है। ये उसका एपिजेनेटिक्स हुआ। इमीडिएट इफेक्ट में मैंने आपको बताया दम्मा होता है, ऑटिज्म हो रहा है, स्किन स्किन एलर्जीज वगैरह होंगे, तो ये इमीडिएट इफेक्ट्स। देखिए, पॉल्यूशन से लड़ने के लिए ये एक जंग जैसे हमें एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। अभी जैसे जो बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो सीओपीडी है, जो पॉल्यूशन रिलेटेड है, पहले ये स्मोकर में देखा जाता था, अभी नॉन स्मोकर सीओपीडी भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अभी जितने भी डेथ के कॉज़ है, अभी सीओपीडी नंबर 2 में आ चुका है इंडिया में। तो इसके साथ जो लड़ने के लिए हमें टोटली अपना जो एटीट्यूड, व्यू पॉइंट, लाइफ़स्टाइल सभी चीज़ों का जो चेंज बहुत ज़रूरी है। इंडोर पॉल्यूशन भी हमारे पॉल्यूशन का बहुत बड़ा एक कॉज़ है, जो हमें पता ही नहीं चलता कौन-कौन सा सोर्स के ज़रिए ये पॉल्यूशन हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हम यूज़ करते हैं घरों में, इन फॉर्म ऑफ आपका डिटर्जेंट हो गया, परफ्यूम्स हो गया, डिफरेंट कॉस्मेटिक्स हो गया, या कोई मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज़ कर रहे हैं, या अननेसेसरीली हम एसी चलाते हैं, या हम क्लोज्ड डोर में कोई भी जैसे पूजा के सामग्री भी अगर हम जलाते हैं, बट रूम इज़ नॉट वेल वेंटिलेटेड, ये सब कुछ ही हमारे इंडोर पॉल्यूशन की कोई ना कोई सोर्स बनते हैं। इवन फ्रॉम द क्लीनिंग एजेंट भी देखा जाता है, जो डिफरेंट टाइप का वोलाटाइल, सेमी वोलाटाइल केमिकल्स की मात्रा जो भी आते हैं, वो भी आपका बहुत ज़्यादा ऐसे इंडोर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। एंड ट्रेडिशनली हम जानते ही हैं, जैसे कि जैसे वुड बर्निंग हो गया, कोल, चारकोल, केरोसिन, ये सब जो बर्न करते हैं अभी भी, और जो भी प्लेसेस वेल वेंटिलेटेड नहीं है, तो उसमें ये जो इनकम्प्लीट कंबशन के लिए जितने भी केमिकल्स निकलते हैं, वो सभी हमारे हेल्थ हैज़र्ड की बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। एंड इंडोर एयर पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होता है? जो लोग सबसे ज़्यादा घर में रहते हैं, जैसे कि फीमेल्स, बच्चे एंड एल्डरली लोग। इसीलिए देखा जा रहा है कि जैसे बच्चे में अस्थमा बढ़ रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ रहा है,
बूढ़ों में जैसे जिनमें ऑलरेडी दमा का बीमारी था, बार-बार उसको अटैक आना एंड साथ में आपका न्यूमोनिया जो भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है एंड 56% जितने भी बीमारी है उसमें डेथ का कॉज देखा जा रहा है। तो ये सभी का जो हिडन कॉज है, इंडोर एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इसका कारण है। देखा जा रहा है पर ईयर 2 मिलियन कॉज ऑफ प्रीमैच्योर डेथ का कॉज है इंडोर एयर पॉल्यूशन। और इसमें जैसे फीमेल स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि इंडोर ही रहती है, बट ये सब हिडन कॉज में वेल वेंटिलेटेड किचन नहीं है, चिमनी नहीं है जिसमें, और ये सब एजेंट के थ्रू जैसे रेगुलर जो इंडोर पॉल्यूशन होता है उसमें देखा जा रहा है जब आप कोई इनक्लोज रूम में रहते हो तो बाहर से पॉल्यूशन के इन कंपैरिजन आपका अंदर का पॉल्यूशन ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि पर क्यूबिक मीटर एरिया में उसका पार्टिकुलेट मैटर या जो भी केमिकल कंपाउंड्स है उसका कंडेंसेशन या डेंसिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें जागरूकता बहुत ही अर्जेंट एंड इमरजेंसी बेसिस पे चाहिए ये पॉल्यूशन के बारे में।